बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी एक दावा कर रहे हैं। आज उन्होंने फिर से इस दावे को दोहराया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के बहुत सारे मंत्री, मोदी सरकार में बहुत सारे नेता और बीजेपी एनडीए के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में है, यानी कि टूट की आशंका है और सभी लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये तो दावा हुआ। अब इस दावे में कितना दम है और कितनी सच्चाई है ये तो पता लग ही जाएगा, लेकिन सच्चाई जो आज सामने आई वो आई बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा से दिग्गज नेता, सालों साल जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में खपा दिया था, वो किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। सिर्फ शामिल ही नहीं हुई बल्कि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की तरफ था, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि वन मैन पार्टी बन गई है और भूपेंद्र हुड्डा तो चाहते थे कि इस चुनाव में एक सीट सिर्फ कांग्रेस जीते और वो उनके बेटे की हो, बाकी किसी को उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं महिला हूं, मेरा भी अपमान किया गया। तो एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा जब ये नारा उत्तर प्रदेश में दिया था उन्होंने, तो अब वो खुद चुनावी मैदान में उतरने वाली है, लेकिन क्या सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही वो लड़की है जो कि कांग्रेस पार्टी में लड़ भी सकती हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं? बाकी सबका किनारा होना ही शायद दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले राधिका खेड़ा ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे जैसे आज किरण चौधरी ने लगाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लोगों का हाथ क्यों हो रहा है बीजेपी के कमल के साथ, आज जरा ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कड़ी परीक्षा अब प्रियंका गांधी वाड्रा की भी होने वाली है और राहुल गांधी की भी होने वाली है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है। तैयारियां काफी चली, पार्टी में केक भी काटा गया, लेकिन जिस तरह से बागी निकल कर बाहर आ रहे हैं गंभीर आरोप लगाकर, शायद इस पर चर्चा होनी अभी बाकी है। तो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन तस्वीरों और बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में। परिवारवाद के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो अपने परिवार के लिए लगे हुए थे और बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं अहित हो रहा था, उनका दम घुट रहा था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तंजलि दे करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है। ये तो कांग्रेस है, समुंदर है, इसमें कई आएंगे कई जाएंगे। जो शेष लोग इसमें बैठे हैं वो भी निकल आए हैं। कांग्रेस डूबने जा रहा है ये जहाज, और ये जहाज में केवल सवार और उसके 2-4 संरक्षक ही रह जाएंगे, बाकी तो ये जहाज डूबने वाला है। इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। अभी सुन रहा हूँ कई लोग जो उधर गए थे अब वापस इधर आ रहे हैं। ये कोई खबर ही नहीं है। हरियाणा में एक तरफा है मामला, तो कोई कहाँ ज्वाइन कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कांग्रेस पार्टी एक टूटता हुआ जहाज है या डूबता हुआ जहाज है? और ये बात किरण चौधरी, जिन्होंने आज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, उन्होंने तो कही, लेकिन आपने सुना कुमारी शैलजा
जो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हैं, अभी हैं भी और बड़ी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, काफी करीबी मानी जाती हैं गांधी परिवार के, उनकी तरफ से भी अगर ये बात कही गई है कि हाँ ज्यादती तो हुई थी और अगर टिकट मिल जाता तो वो सीट जीत जाती, तो ये क्या संकेत दे रहा है? क्या और टूट होने वाली है हरियाणा कांग्रेस में चुनाव से पहले? और क्या जो नैया को पार लगाने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है वो शायद अपना बर्थडे मना रहे हैं? तो चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रितु चौधरी जी मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, लीडर हैं उद्धव गुट की शिवसेना के, और साथ में हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं जो कि शिवसेना शिंदे जी की तरफ से हमारे साथ बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन रितु जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, मैं किरण चौधरी की बात नहीं करती, मैं कुमारी शैलजा की बात करती हूँ। वो तो आपकी पार्टी में है और वो कह रही हैं ज्यादती हुई है। जब आपकी पार्टी के लोग मान रहे हैं ज्यादती हुई है, टिकट नहीं देना गलती थी, तो ये तमाम बातें आला कमान तक क्या नहीं पहुंच पा रही हैं? देखिए, किरण चौधरी जी को पूरा जो है पार्टी में हमेशा सम्मान दिया गया। वो केंद्रीय मंत्री भी रही, आप ही ने बताया, और इस प्रकार के तमाम ऐसे पदों पर रही। किरण चौधरी केंद्र में मंत्री नहीं रही, कुमारी शैलजा रही हैं। आपको ज्यादा जानकारी होगी ना मुझसे, और मैंने अभी यही कहा था। हाँ जी जी। लेकिन तमाम बड़े पदों पर रही और तमाम जो है कांग्रेस पार्टी उनका हमेशा सम्मान करती रही, और उनको जो है बराबर से जो है टिकट भी हमेशा दिए गए। लेकिन इस प्रकार की जो है पार्टी विरोधी गतिविधियां जो हैं, जो कि बहुत समय से देखने में आ रही थी, तो वो जो है पार्टी में ये सब जो है हमेशा से इसको अवॉइड किया जाता है। और राहुल गांधी जी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि जो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो कितना चले जाएं, अपने आप ही चले जाएं, बिना कहे ही चले जाएं, वो ज्यादा बेटर। और यहाँ पर जो है जो अपने पर्सनल फायदे लेकर चल रहा है। देखिए, आज लड़ाई जो है लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की जो है वो लड़ाई, और इस लड़ाई में जो साथ दे रहा है वो राहुल गांधी जी के साथ आज खड़ा हुआ है। उनको किसी पद का तो मतलब कुमारी शैलजा भी विद्रोही हो गई है क्या रितु जी? कुमारी शैलजा भी विद्रोही हो गई हैं, आप ये कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि कुमारी शैलजा की विद्रोही। आपने कहा जो पार्टी के साथ खड़े हैं वो राहुल जी के साथ खड़े हैं, लेकिन जो ऐसे बोल रहे हैं उनके अपने हित हैं। तो मैंने तो आपको सुना है ना, कुमारी शैलजा को भी, वो भी किरण चौधरी के साथ ही दिखाई दे रही है मुझे तो इस मुद्दे पर। देखिए, कुमारी शैलजा जी ने जो कहा वो उनका बयान, उनका निजी बयान है। लेकिन अगर पार्टी जो है पार्टी लाइन से आप हटकर कोई काम करते हैं और आप पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, जब पूरी दुनिया जो है पार्टी के साथ खड़ी है, आज आपने देखा कि पूरा देश जो है राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। पूरा देश? पूरा देश कैसे पर ही रखते हैं रितु जी? पूरा देश कैसे? पूरे देश में 240 सीटें तो बीजेपी की आई हैं, पूरा देश कैसे साथ में खड़ा हुआ है? पूरा देश खड़ा होता तो सरकार आप लोगों की होती है और केंद्र में प्रधानमंत्री आपके होते। अगर पूरा देश साथ में होता तो पूरा देश कहाँ साथ में है? देखिए रीमा जी, यहाँ पर ये बात भी मैं क्लियर करना चाहूंगी कि पूरा देश हमारे साथ है, और 10 साल से जो डरावा दिया गया, जो ईडी सीबीआई का डर दिया गया, तमाम तरह की जो सरकारी संस्थानों पर कब्जा करके। अच्छा चलिए, उस पर जाना नहीं चाहती, क्योंकि नहीं, उस पर जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। ईडी सीबीआई पर जनता ने मैंडेट दे दिया। इसको पूरा, इस मुद्दे को आपने पूरा चुनाव में उठाया, जनता सीटें दे चुकी है, जिसको जितनी सीटें देनी थी, वोटों में भी तब्दील हो चुका है सब कुछ। तो अब इस मुद्दे पर मेरे ख्याल से बहस पार्लियामेंट में हो तो सही है, चैनल पर कोई फायदा नहीं करने से। आरपी सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में से और एनडीए में से बहुत सारे लोग हैं अब जो बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको इंडी गठबंधन में जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए, और बहुत जल्दी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो कुछ डर सता रहा है क्या कि कुछ लोग उस खेमे में जा सकते हैं? खेमेबंदी हो रही है? हमारे यहाँ पंजाब में फ्रंटियर के लोग कहावत करते हैं, वो कहते हैं डांची का थुन। ऊँटनी जब रेगिस्तान में चलती है उसका थुन लड़कता है, लोथड़ा वो घोंगड़ी पीछे चलती है, सोचती है कि मांस का लोथड़ा है, अभी गिर जाएगा, अभी मेरे को मांस का टुकड़ा खाने को मिल जाएगा, और पूरा रेगिस्तान निकल जाता है, लोमड़ी का पता लगता है, पर ऊँटनी रेगिस्तान पार कर देती। इसी प्रकार की स्थिति विपक्ष की राहुल गांधी की है। ये इसी 5 साल ऐसे निकालेंगे, उनको लगेगा कि अभी डांची का थुन अभी गिरेगा, शायद मुंह ऊपर अटकाए रखे बैठे रहेंगे कि शायद अभी कुछ हो जाएगा।
इन्होंने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, शब्द याद है इनके, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उनका इनकी कैबिनेट नहीं बनेगी, इनके साथ अलायंस पार्टनर नहीं होंगे। ये तो नीतीश बाबू के घर पे चले गए थे, नीतीश बाबू जी क्या चले गए थे कहने के लिए कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने सिरे से नकार दिया। ये इन्होंने कोशिश चंद्रबाबू नायडू जी को भी डालने की कोशिश करी, उन्होंने सिरे से नकार दिया और कैबिनेट भी बन गई। अब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की बात करने पर आ गए। अब फिर इसके बाद कह रहे कि नहीं उनके आपस में सब कुछ ठीक नहीं है। जरा पूछ लीजिए आम आदमी पार्टी जो इनका घटक दल है उनके साथ है क्या? पंजाब में कांग्रेस की इनकी पार्टी के जो नेता है बाजवा, प्रताप सिंह बाजवा, वो कह रहे हैं कि 25 विधायक मेरे संपर्क में हैं, मैं जिस दिन चाहूंगा इनकी सरकार तोड़ दूंगा, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ दूंगा। आम आदमी पार्टी के ने कह दिया कि हमारा इनके साथ समझौता लोकसभा तक का था, हमारा कोई समझौता नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं। ममता बनर्जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि भैया मेरा गठबंधन सिर्फ चुनाव तक का था, उसके आगे कुछ लेना देना नहीं। लेफ्ट के साथ ये अभी हो गई ना, प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी वहां पर, लेफ्ट के आमने सामने लड़ेंगी, तो पता लग गया कितना गठबंधन है कितना नहीं है। तो कह रहे कि ये अपना घर समझ नहीं रहा, इससे अपने जो इनका गठबंधन है उसके लोग समझ नहीं रहे, अपनी पार्टी में भी लोग नहीं समझ रहे। ठीक है, मतलब आप सोचिए अचंभे की बात है कि आज किरण ज्योति उनकी बेटी दोनों ने बीजेपी ज्वाइन करी, अभी लंबी कतार है, चिंता मत करिएगा। इन्हीं के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी पार्टी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से तंग है, इनके नेतृत्व से तंग है, इनके जिस प्रकार से परिवारवाद के चलते हुए नीचे लोकतंत्र नहीं, उससे लोग तंग है। और वो आस्था आस्था जब उनको मौका नहीं मिलेगा और जो जिनको लगेगा कि मोदी जी की नीति ठीक है या जिसकी पार्टी को लगेगा उस पार्टी में जाएंगे वो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना जरा महाराष्ट्र का भी रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक विशेष दिन है, जबकि शिवसेना का स्थापना दिवस और साथ में तैयारियां, दोनों तरफ से अलग अलग तरीके की बातचीत, दोनों खेमों में ये भी बातचीत चल रही है कौन किसकी तरफ आ रहा है। कृष्णा हेगड़े जी, ये जो बात चली, एक तरफ छगन भुजबल की बात चली कि वो इधर से इधर जा रहे हैं, अजीत पवार जी की तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी कुछ हलचल है स्थापना दिवस को लेकर? लगातार संजय राउत बयान दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं हमारे टच में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी क्या है? हेमा जी, ऐसा है कि कुछ भी यानी उनके जो पार्टी है उद्धव जी के गुट के, वहाँ से सब लोग और फिर भी ज़्यादा सांसद और विधायक हमारे पास आने वाले हैं। देखिए, ये हमारी जो सरकार है वो 24 घंटा काम करने वाली सरकार है। हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्री 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये फेसबुक लाइव का सरकार है, यहाँ पर फेसबुक पे सरकार चलती है। मुख्यमंत्री उद्धव जी मंत्रालय में नहीं गए, उद्योगपतियों के घर के नीचे उन लोग बॉम्ब रखते थे, 100 करोड़ रुपयों का वसूली करते थे। कोविड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, कैग ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए का उद्धव जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक्सपोज कर दिया। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ऐसे एक सरकार को चाहती है जो जनहित लोकहित में काम कर सके, और मोदी जी के साथ मिलकर हम देश हित में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों को जो मुआवजा देना था वो हमारी सरकार ने दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है वो हमारी सरकार ने किया। तो हमारे तरफ से तो कोई नहीं जाएगा, और जो हमारे विधायक है और हमारे जो सांसद हैं उनको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए जितने भी फंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो हमारी सरकार देगी। तो इसके लिए अभी भी उद्धव जी के गुट से, कांग्रेस के पार्टी से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, और वो हमारे पास ही आने वाले हैं, वो दूसरे साइड से नहीं जाने वाले हैं। और छगन भुजबल जी का मैं कहना चाहता हूँ कि छगन भुजबल जी भी हमारे एक वरिष्ठ नेता है, हमारे जो महायुति की सरकार है वहाँ पर एक मंत्री है, तो वो भी कहाँ नहीं जा रहे। हाँ, अगर मुझे रितु जी को बताना है, देखिए कांग्रेस पार्टी का अगर आप पहले से देखें 2012 से उनका डिक्लाइन चालू हुआ। गुलाम नबी आज़ाद जी चले गए, अशोक चौहान जी चले गए, मुंबई से कई नेता चले गए, मिलिंद देवरा जी, सुनील जाखड़ जी चले गए, बहुत सारे लोग बंगाल से भी चले गए। लेकिन कांग्रेस में ऐसा है कि आप बोलते रहो लेकिन सुनवाई कुछ होती नहीं है, वहाँ पर कोई करेक्शन कोर्स नहीं होता। इसके लिए लोग कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत सारे स्टेट हैं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर तो कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। 25-30 साल से कांग्रेस वहाँ पर पावर में नहीं आई है। वहाँ के कार्यकर्ता बेचारे काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। और हम लोग भी सब पहले कांग्रेस में थे, हमारी भी सुनवाई नहीं होती थी, तो हमको सब निकलना ही पड़ा वहाँ से, क्योंकि कितना बार जाएंगे।
कांग्रेस आला कमान के पास और अपनी बात रखेंगे तो सुनवाई नहीं होती, जैसे गौरव वल्लभ छोड़ के चले गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना जो करेक्शन कोर्स करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में भी करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा सैम पिट्रोडा ने क्या टाइप का बयान दिया इस इलेक्शन में, उन्होंने तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात की। ठीक है, मैं एक मिनट, कृष्णा जी, संजय गुप्ता वैसे तो वो अपना बताना चाहते थे कि आप जो कह रहे हैं कि कुछ दिनों में इनकी पार्टी के सारे लोग आप ही की तरफ आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपने रितु चौधरी से एक सवाल पूछा, रितु जी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एक करके पूरी लंबी फेहरिस्त है ना रितु जी, मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रही है फेहरिस्त। देखिए, कृष्णा जी ने अभी कहा कि कई स्टेट्स में तो इनका नाम नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगी कि यूपी में भी बिल्कुल जो है हमारा नाम नहीं था, और पिछले बहुत सालों से, करीबन 35 सालों से हम लोग सत्ता में यूपी में नहीं है। और यूपी जो है वो आईना है, जब लोकतंत्र के जब इलेक्शन होते हैं, जब जो है लोकतंत्र को बचाने की कवायद चलती है, तो उसमें जो है यूपी का बहुत बड़ा हाथ होता है हमेशा। और इस बार यूपी ने जो दिखाया है वो ये साबित कर दिया कि पूरे देश में अगर वो लहर है तो केवल इंडिया की लहर है, और जो जनता है वो इंडिया के साथ खड़ी हुई है। यूपी ने स्पष्ट अपना मत देकर और इनकी तमाम सीटें जो ये दावे करते थे वो घटाकर ये साफ संदेश दिया है कि अब जो है आपकी मनमानी नहीं चलेगी, और इंडिया गठबंधन का पूरा हम समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी को क्रेडिट दीजिए ना, वो अशोक यादव जी कहे यूपी के बारे में तो समझ में आता है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही है, हम लोग साथ मिलकर वो अभी उपचुनाव में भी समझ में आ जाएगा रितु जी, उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें काफी हद तक आईना क्लियर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से कि क्या होने वाला है, दिक्कत नहीं है उसमें। सच बात है, ये जो फिलर्स दिए जा रहे हैं ना समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है। देखिए अच्छे संकेत, देखिए अभी जो है एमपी का जो है शपथ नहीं हुआ है, अभी जो है स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है, अभी तो आगे आगे देखिए, अभी तो जो है वोट ऑफ ठीक है। आरपी सिंह जी जवाब देंगे, फिर हेगड़े जी। आरपी सिंह जी, यूपी के साथ सकता मध्य प्रदेश भी है, यूपी के साथ सकता हुआ छत्तीसगढ़ भी है, यूपी के साथ सकता हुआ हिमाचल भी है, और यूपी के साथ सकता उत्तराखंड भी है, और उसके अलावा आगे थोड़ा बढ़ी तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश रीजन, मुंबई सब लग जाएगा, वो कहते क्या स्थिति आपकी। तो आप ठीक है, यूपी में आपने एक मामला चला लिया, कंसोलिडेशन कर दी, और आप साइकिल पे सवार होकर जो आपने करना कर दिया, तो बहुत लंबा चलने वाला नहीं, सबको पता है। और ध्यान करिएगा जरा, थोड़ा अभी साइकिल की ब्रेक्स भी लगेगी, जो रीमा जी कह रहे थे, थोड़े दिन के बाद साइकिल की थोड़ी ब्रेक भी लगी। लेकिन सिंह साहब, आप तो 80 सीटों का टोका नहीं बहन, रितु बहन, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, अच्छी बात, मैंने आपको आप अपने बारे में खूब बोलिए। तो जब साइकिल की ब्रेक लगी तब झटके से जोर से झटका लगेगा। तो चलिए, मूल बात यह है कि कांग्रेस आज भी 99 प्लस अभी 3 कुछ इंडिपेंडेंट ज्वाइन किए, 102 पर ही। परंतु आप ये मत सोचिए कि अभी आप 240 या 292 का आंकड़े के पास हैं। आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आपकी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, अच्छी निभानी चाहिए। ये जो आपके दिमाग में मैंने कहा ना कि खलल भर गया कि हम तोड़फोड़ कर हम किसी ढंग से भाजपा के घटक दलों को भाजपा के रूप में तोड़ लें, मुझे नहीं ध्यान आता कि भाजपा का कभी कोई कार्यकर्ता किसी और पार्टी में गया। हाँ, आपकी पार्टी के तो आज ही की ताजी खबर अभी आपको रीमा जी बताई हरियाणा की, और थोड़ा हरियाणा पर थोड़ा नजर रखिएगा। ठीक है कृष्णा जी, रुकिए, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आपने जो पॉइंट दिया संजय गुप्ता जी को मैं जरा डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। संजय जी, एक संजय गुप्ता जी के पास एक छोटी सी निवेदन, यार ये भी बता दीजिए कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हम 288 की 88 सीटें खुद लड़ेंगे, हम समझौता नहीं करने वाले। ये एक ऐसा बयान उद्धव ठाकरे जी का आया है। ठीक है, तो संजय गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के साथ चल क्या रहा है? पहले जब चुनाव के नतीजे आए, कुछ सीटों को लेकर के दोनों में कितनी घमासान थी वो दिखाई दे रही थी। चलिए नतीजे आ गए, वो बात अलग है। अब उसके बाद एक तरफ ईवीएम को दोष देना, दूसरी तरफ आपकी ही पुराने नेता जो कि निकल कर उन्होंने अपना शिवसेना का असली वर्चस्व जो है वो दिखाया। तो ये दिक्कत चल क्या रही है? गठबंधन में दिक्कत है, आपकी पार्टी में दिक्कत है, ये आया राम गया राम, चल क्या रहा है संजय गुप्ता जी? और वो जो कृष्णा जी ने चैलेंज दिया है, जरा उस पर भी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा आपकी पार्टी में, सब लोग वही शिफ्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो इसी बात का जवाब दे देता हूं कि महाराष्ट्र ने इस बात को साबित किया कि अगर कोई किसी का नाम और निशान छीन लेता है तो इससे भावनाएं नहीं मरती। पॉलिटिकल पार्टियां भावनाओं से चलती हैं और इन्हीं भावनाओं के कारण
वो शिवसेना और जो आज शिंदे जी की है और बीजेपी ने मिलकर के हमारे साथ पिछली बार 42 और 41 सीटें जीती थी, ये कुल 18 सीटें जीत पाए। और उसके बाद भी कहते हैं कि लोगों की भावना इनके साथ है। इनको जो करारी हार मिली है वो लोगों ने बताया कि नाम और निशान लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रही बात कांग्रेस डूबता जहाज या टूटता जहाज, तो आज कांग्रेस का लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, जबकि पिछली बार ये नहीं था। और ये सिर्फ इस कारण से होगा कि अपने पुराने पिछले साथियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना कि वो हमारे साथी नहीं विरोधी हैं। पहले तो हमारे साथ जो किया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, 25 से 30 साल पुरानी पार्टी को तोड़ दिया। आज अडवाणी जी को इन्होंने घर बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठा दिया। संजय जी, अडवाणी जी की एज की वजह से क्या घर बिठा दिया? अच्छा चलिए, नहीं देखिए सुनिए, ये क्या लॉजिक होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार उठाने की मैं कोशिश। इस पॉइंट को इसलिए कहने जा रहा हूं हाँ। कि अभी बीजेपी में नड्डा जी ने एक बात कही कि आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, बहुत पुरानी बात, और ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, जो आप क्लियर कट बोल रहे हैं ना। आज इन्हें किसकी जरूरत है? वर्बेटम करके बताया करिए। अयोध्या की सीट क्यों हार गई है? अयोध्या की सीट क्यों हार गई आप मुझे बताइए। अपने साथियों को, योगी जी की बात नहीं मानी इन्होंने, आज ये योगी जी को साइडलाइन करना चाहते हैं। आज योगी जी ने जो लिस्ट दी ने कि यूपी में ये होनी चाहिए, राजनीति चलती है क्या? गॉसिप्स नहीं है। यूपी में अगर हारे हैं, यूपी में अगर हारे हैं तो उसका कारण ये है, उसको हटाना चाहते हैं। इसका देखिए सबूत क्या है? सिर्फ अपनी पार्टी, सबूत तो दीजिए कुछ। ये व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप नहीं है, ये आपको व्हाट्सएप लगता है। वरना यूपी के अंदर इस तरह की बात होने का मतलब नहीं था। जिस तरह की बात हुई है उसका कारण सिर्फ यही है। आपको मतलब पूरी जानकारी है? हाँ, हमारे पास जो खबर है उसके अनुसार, आप भी तो अपने सूत्रों के अनुसार बोलते हो, हम अपने सूत्रों के अनुसार बोल रहे हैं। तो वो सूत्र कहाँ है आपके? बीजेपी में कहाँ है? सब जगह है, सब जगह। अच्छा। सूत्र तो सब जगह रहते हैं। ओके, तो योगी जी को मतलब हटाना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो उनको साइडलाइन करना चाहते हैं। जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर, एक वो शायरी की थी उन्होंने कि ऐसी कुछ था, हजूरे वाला खामोश बैठे ऐसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई और, हाँ। जबकि सजाई हमने। ये हाँ। योगी जी पर था साइडलाइन करने पर। अच्छा। ये महाराष्ट्र, इसी के द्वारा तो आपके सूत्र मतलब अखिलेश यादव, इसी को मैं महाराष्ट्र पर ला रहा हूं। ओके, कि हजूरे वाला खामोश डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे ऐसी गम में, सीएम की कुर्सी लूट ले गया कोई और, जबकि नंबर लाए हमने। मुख्यमंत्री किसका है? हाँ। शिवसेना का है, बीजेपी का नहीं था। और लड़ाई क्या थी हमारी? मुख्यमंत्री की कुर्सी की तो थी। और मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्होंने क्यों दे दी शिंदे जी को? ऐसी क्या बात थी? 40 के सीटों के साथ वो दे दिया। कभी भी आपको मतलब बार-बार हमने तो देश में सिर्फ ये चाहा कि हमारा महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री हो, पूरा देश इनको दे दिया हमने। 2014 में हमने कौन सा मंत्रालय मांगा इनसे? 2019 में कौन सा मंत्रालय हमने मांगा इनसे? जिनके आज 7-7 सीटें हैं, 12-12 सीटें हैं, जिनकी 16 सीटें हैं, हमने 18 सीटों के साथ कुछ नहीं मांगा इनसे। इन्होंने 18 सीटों पर भी हमें सिर्फ एक मंत्रालय दिया और हमने कभी कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सिर्फ अपनी महाराष्ट्र में रखना चाहते थे मुख्यमंत्री, और कुछ नहीं था। जवाब देंगे, ठीक है। आरपी सिंह, आज इन्हें कोई ऐसा वफादार साथी मिलेगा जैसा हम थे लोकसभा के अंदर। मतलब ये टीज है आपकी जो बार-बार ये टीज है हमारी। बाला साहब ने हमेशा ये चाहा कि केंद्र के अंदर इनका प्रधानमंत्री बने और महाराष्ट्र में हमारा मुख्यमंत्री हो। और क्या चाहा बाला साहब ने? महाराष्ट्र में हमारा मुख्यमंत्री हो, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा तो बाला साहब ठाकरे ने उद्धव जी किसी को बनाया? कभी नहीं कहा होगा। उद्धव जी बने, किसी को बनाया, हमारा दायित्व है। मुझे ऐसा याद नहीं पड़ रहा कभी कहा था उन्होंने। बाला साहब ने सीट शेयरिंग का फार्मूला इस तरह से बनाया था। जवाब दे रहे हैं। बाला साहब ने सीट शेयरिंग का फार्मूला इस तरह से बनाया था कि मुख्यमंत्री हमारा ही बने। शायद सही से बता पाएंगे आप जो बात उठा रहे हैं कृष्णा जी। कि कौन गठबंधन से निकल गया वो पूरी महाराष्ट्र जानती है, पूरी देश जानती है। 2019 में शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी और हमने वोट हासिल किया। महाराष्ट्र की जनता का विश्वास हमने हासिल किया महाराष्ट्र में। और उसके बाद उद्धव जी चले गए कांग्रेस के साथ। वही कांग्रेस जो सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और उसके बाद भी लोग कांग्रेस के साथ चले गए। दूसरी बात यह है कि सभी दुनिया जानती है कि असली में शुरुआत किसने की। ये हमारा पहला इलेक्शन था एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, और हमने उद्धव जी का जो पार्टी है उसका स्ट्राइक रेट से भी ज़्यादा हमने वोट शेयर हासिल किया। और पार्लियामेंट्री सीट भी अगर हार कर भी हार नहीं मानते आप देखें तो हमारा 47% है, उनका 42% है। 5% ज़्यादा स्ट्राइक रेट हमारा उद्धव जी से ज़्यादा है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन है ये काम करने वाली गठबंधन है, ये हिंदुत्व की गठबंधन है। आज हमारा वर्धापन दिन है और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हम हिंदू पार्टी
जिसकी आइडियोलॉजी बाला साहेब ने दी थी हमको, जिसका विचार बाला साहेब का है, वो पार्टी लेकर हम आगे चल रहे हैं। क्या कहते थे आप अजीत पवार जी के विषय में, मुझे ये भी बता दीजिए आप। कांग्रेस के विषय में क्या कहते थे ये भी तो बताइए। कांग्रेस के अजीत पवार जी के विषय में क्या कहते थे आप यही बता दीजिए आप। चक्की पीसिंग अजीत पवार जी के विषय में बोलते थे ना। नहीं और आप मुझे बताइए ना, मुख्यमंत्री क्यों लेके बैठे आप? नड्डा जी ने किसी का नाम डिप्टी सीएम लेके बैठिए ना, बीजेपी ने क्यों दिया आपको मुख्यमंत्री पद? फहमी और झूठ, आप प्लीज आपके चैनल आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री पद क्यों दिया बीजेपी ने आपको, क्या दिया आपने ऐसा? फैलाएगा। नड्डा जी ने किसी का नाम नहीं लिया था। नड्डा जी ने कहा कि आरएसएस की आज हमको जरूरत नहीं है, पार्टी है, अपना बयान है। उन्होंने सच बात बोली, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आरएसएस तो हमारी पेरेंट बॉडी है, आज योगी जी की जरूरत नहीं है, प्रेरणा लेते हैं। आप तो सावरकर को मानते नहीं है। आज उन्हें महाराष्ट्र में आप बाला साहब ठाकरे परिवार की जरूरत नहीं है। आपका क्या विचार है पासवान जी की पार्टी को तोड़ा? नहीं, आप कांग्रेस के साथ हो क्या सावरकर के बारे में, क्या हमारे साथ हो? वो तो पॉलिटिकल पार्टियों के अपने विचार होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाने से अपने विचार नहीं बदलते। साहब का विचार रखते हैं, वो बताइए ना। पीडीपी के साथ भी बीजेपी का गठबंधन रहा, इससे क्या बीजेपी के विचार बदले? वो आप बताइए। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टैंड होता है। वीर सावरकर जी पर हमारा जो स्टैंड था वही स्टैंड आज है और हमेशा रहेगा। और इस मामले में राहुल गांधी जी को हमने बताया कि वीर सावरकर जी पर इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था। आप स्वतंत्र वीर सावरकर को जो इंदिरा गांधी जी ने कहा वो हमने बताया, उसके बाद राहुल गांधी जी नहीं बोलते वीर सावरकर पर। आप आपका विचार बताइए ना, क्या हमारा विचार वही था, वही आज है। कांग्रेसीकरण हो गया बाबा संजय जी। कांग्रेसीकरण नहीं हुआ है। हमने देखिए, सुनिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिला देने से महाराष्ट्र की जनता उसमें विलय नहीं होता। नहीं है संजय जी, एक मिनट कृष्णा जी, एक मिनट कृष्णा जी, एक मिनट देख के विचार देख के। ओके संजय जी, आपकी बात में खुद ही डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। कैसे? वीर सावरकर के मुद्दे पर आप कह रहे हैं हर पार्टी का अपना स्टैंड होता है, तो फिर अजीत पवार की पार्टी का अपना स्टैंड है, बीजेपी का अपना स्टैंड है, शिंदे जी का अपना स्टैंड है, हर पार्टी का अपना स्टैंड है ना। आपकी बात हो तो अपना स्टैंड, उनकी बात हो तो उनका स्टैंड, ऐसा नहीं होता ना। सबके ऊपर सेम लागू होते हैं रूल्स। नहीं है। देखिए, वीर सावरकर जी पर हमारा जो स्टैंड था वो स्टैंड आ उसके बाद भी राहुल गांधी ने बोला, उसके बाद भी। उसके बाद कभी नहीं बोला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरपी सिंह जी और अशोक यादव जी का रुख करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और आरपी सिंह जी का मैं रुख करना चाहूं, लेकिन आई थिंक आरपी सिंह जी, मैं चाहती थी कि आप जवाब दें क्योंकि संजय गुप्ता जी ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए हैं। उसके बाद में अशोक जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनका रुख करूंगी, लेकिन आरपी सिंह जी कई सारे आरोप लगाए संजय गुप्ता जी ने, उसका जवाब दीजिए। नहीं, संजय गुप्ता जी को एक मोटी और बुरी बात कहनी की थी, वो था कि क्या 288 सीटों पे कुछ चुनाव लड़ेंगे या समझौता की बातें, किस तरह की बातें कहाँ? ऐसे तो मैं कहूँ 400 पार, क्या मतलब था इस बात का? आप स्टूडियो में होने का खाता मतलब नहीं, नहीं तो मुझे चीखना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अच्छा बीच में नहीं। हाँ, संजय गुप्ता जी अपनी बात, अपनी बारी में, हाँ बोलिए। तो 288 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की बात करें तो इसका मतलब कि इनका समझौता कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं होने वाला, उनके नेता के बयान हमारे बयान नहीं है। और दूसरी बात, किसकी बात करो यार, आपके नेता तो हफ्ता वसूली में पकड़े गए और हफ्ता वसूली कोरोना काल था उस समय, कुछ नहीं था, बॉन्डर था आपका। वो कोरोना काल में कौन सा रेस्टोरेंट चल रहा था, कौन सा बार चल रहा था, कौन सा लोन चल रहा था? आपने 100 करोड़ रुपए बना दिया है। क्या कहा कोर्ट ने उस मामले में? अनिल देशमुख वाले मामले में कुछ भी निकल के नहीं आया। संजय राउत जी को 3 महीने आपने जेल में रखा, क्या कहा कोर्ट ने? कुछ भी नहीं है इनके खिलाफ, और फिर जमानत दी। वो पैसे कहाँ जाते थे? क्या निकला दूसरे और उसमें नवाब मलिक के केस में? बिना बात का बाउंडर बचाते हैं आप लोग कि इतने बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया। बाला साहब के पैर छोड़कर आदर्श घोटाले वाले चौहान को आपने अपने साथ ले लिया। 75 करोड़ रुपए आप कहते थे अजीत पवार ने किया, उसको साथ ले लिया। आरोप लगाइए तो सही हो, अपने साथियों को सही रखिए, वरना अब हम जैसे विश्वास साथी अब नहीं रहे आपके। हमारे जैसे विश्वास पात साथी के साथ आपने जो किया ना, वही आघात आपके साथ भी होगा, आप देखिएगा। विश्वास पात्र थे तो क्यों आपने हाथ मिलाया दूसरे दलों से? संजय गुप्ता जी, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। विश्वास पात्र क्योंकि हमें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया और
सीट शेयरिंग का फार्मूला जो था उसको नहीं माना इन्होंने 2019 में, 2014 में भी लोकसभा के बाद विधानसभा में नहीं माना, जो बाला साहब ने सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाया था। इन्होंने दोनों बार नहीं माना। हिंदुत्व छोड़ दिया आपने, लालच के चक्कर में हिंदुत्व की डेफिनेशन बता दीजिए आप। हिंदुत्व किसने छोड़ दिया? अब हिंदुत्व की डेफिनेशन बता दो आप कि हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है। जो इस देश का नागरिक है और इस देश को अपना मानता है, इस देश से प्यार करता है, वो हमारा अपना है, ये हिंदुत्व। आपने वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी छोड़ दी आपने, और आपने वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी बताइए कैसे छोड़ी, बताइए कैसे छोड़ी, बताइए कैसे छोड़ी, छोड़ दिया आपने, बताइए कैसे। अच्छा एक बार एक काम करिएगा, मेरा चैलेंज सरकार का ना संजय गुप्ता, एक बार राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को बोलो दोनों एक मंच पर खड़े होकर वीर सावरकर जिंदाबाद का नारे लगवा देना। मैं आज चैलेंज दे रहा हूं, लगा दीजिए टीडीपी के साथ आपका गठबंधन रहा, सबके सामने कह रहा हूं, आप लगा दीजिए नीतीश कुमार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ आप लगवा दो। चलो आप नीतीश कुमार जी के साथ लगवा दो, अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ दूंगा। ठीक है, आप लगवाइए ना नीतीश कुमार जी के साथ। आप अपने आप को हिंदूवादी हिंदुत्व को नहीं मानते नीतीश कुमार जी, अपने आप को हिंदूवादी कह सको, हिंदुत्व को मानते हैं नीतीश कुमार जी? मुफ्ती मानती थी क्या? मुफ्ती मोहम्मद सैयद मानते थे क्या? क्या ऐसे लोगों के साथ गठबंधन आपने नहीं किया? क्या वो इस देश की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्या वो चुनकर जो आए इसी देश के लोगों ने नहीं चुना उनको? हेमा जी मुझे बोलना है और फिर कृष्णा जी जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए अशोक चव्हाण जी जब हमारे साथ उनके साथ थे और अजीत दादा उनके साथ थे, तो दोनों मंत्री और उप मुख्यमंत्री उद्धव जी के कैबिनेट में थे, तभी वो कह रहे हैं कि पाक साफ थे। अभी हमारे पास आ गए हैं उनको छोड़कर, तो आरोपी बन गए। ये क्या कहते थे? हम क्या कहते हैं इसको छोड़िए, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी बात क्यों नहीं दूसरी होगी बात संजय है गुप्ता? कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारी बात कह रहे हैं तो अपनी भी तो बताएं। उनको 2014 में सुनिए संजय गुप्ता, अभी रुके, अरे संजय भाई रुकिए ना मेरे भाई, रुकिए, आपने बोला मैंने सुना ना। डिबेट में 2014 में कांग्रेस को 40 सीट मिली, 2019 में 50 सीट मिली, अभी 99 सीट मिली। अरे भाई 3 लोकसभा इलेक्शन में आपको 180 190 सीट मिली है, आप देखिए पूरे पूरा, फिर भी आप हमारे साथ बहस कर रहे हो। सरकार गिर सकती है, उठ जाओ, आपको अभी भी लग रहा है आपका सरकार है, लोग रोज छोड़ के जा रहे हैं आपको, वैसे मजबूत नहीं है जैसे बीजेपी 282 आपके नेता राहुल गांधी सपने से उठे नहीं है, उनको लग रहा है भाई इंडी गठबंधन का सरकार है। 10 दिन के बाद उनको पता चला है कि भाई मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ चुकी है। ठीक है, अरे भाई सपने से जगिए, आ गई है, मगर बैसाखियों पे आई है, जो बैसाखियां है यहाँ पर रोज बोल रहे हैं, अरे हमारे पास आ रहे, हमारे पास आ रहे, कोई आपके पास नहीं आ रहा है, सब हमारे पास आ रहे हैं। सिर्फ एक ठाकरे परिवार ऐसा परिवार था जो कभी नहीं पड़ता सत्ता के लिए। अरे आपके राहुल गांधी को बोलिए ना, राहुल गांधी को बोलिए, 8,500 रुपया दे रहे थे ना हर महिला को, हर महीना पूरे देश में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में। आपको दे दो ना 1 लाख रुपया साल का, 8,500 रुपया दे दो, भूल जाते हैं। चलिए कृष्णा जी दे दो वहाँ पर पैसा, कौन सी पहाड़ी में खुदाई करके लाएंगे आप 15 लाख रुपया? चलिए रुकिए, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और उसके बाद अशोक यादव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और रितु जी उस जवाब के लिए, क्योंकि दोनों को गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या रंग लेकर आने वाला है, भविष्य उस बात पर भी टिका है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और अशोक यादव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हुई। पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया, कांग्रेस पार्टी सिर्फ उसी के सहारे जगह जगह प्रचार कर रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था सारा क्रेडिट जाना चाहिए अखिलेश यादव को कि उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने जो टिकट बांटे, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसका फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को भी। लेकिन अब आगे क्या है?
रीमा जी देखिए, इस तरह के जो गठबंधन होते हैं ये म्यूचुअल बेनिफिट वाले गठबंधन होते हैं। इंडिया गठबंधन में जो भी घटक दल है सभी लोगों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया और जनता ने सबसे बड़ा फायदा ये पहुंचाया कि जनता को लगा कि ये गठबंधन एक ईमानदारी वाला गठबंधन है जो ऐसे लोगों के सामने खड़ा है जो लगातार अपने खुदा भी बदलते रहते हैं, अपने भगवान भी बदलते रहते हैं। एक शेर है कि जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे ये लोग, अब खुद नहीं बदले खुदा बदलते रहे ये लोग। तो ऐसे लोग हमारे सामने खड़े थे जो कभी माँ गंगा, कभी भगवान राम, कभी जय जगन्नाथ, तो ये लोग तो भगवान को भी बदल देते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जी मैं बता रहा हूँ, पॉइंट तो वही मैं कर रहा था कि हमारा गठबंधन जो था रीमा जी, एक ऐसा जो था नहीं, मैं अब जो है और जो होगा उसकी बात करना चाहती हूँ अशोक जी। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से कि अब हरियाणा में और महाराष्ट्र में आप लोग कांग्रेस पार्टी से बराबरी की सीटें मांगना चाहते हैं, क्या ये बात सही है? अब सब कुछ तो फ्यूचर उसी पर डिपेंड करेगा ना फिर। रीमा जी हमारे सीट शेयरिंग का जो मसला होता है या कांग्रेस पार्टी का भी जो मसला होता है वो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। हम लोग यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के सीट शेयरिंग नहीं कर सकते। अरे सर मत बताइए मुझे मत बताइए, मुझे वो चिरकुट वो वर्ड भी याद है जब अखिलेश यादव को कई घंटे तक इंतजार करवाया था कांग्रेस के नेतृत्व ने, नहीं छोटे नेताओं ने, और छुटभैया नेता भी कहा था। तो आप मुझे ये मत बताओ ना कि कौन डिसाइड करता है, क्या होता है, क्या पद्धति है, क्या रणनीति है। वो चिरकुट वर्ड भूल गए क्या? इतना वायरल हुआ था वो तो मध्य प्रदेश के चुनाव में। कितना इंतजार करवाया था अखिलेश यादव को कांग्रेस के नेताओं ने। हाँ देखिए रीमा जी मैं आपको बताऊं, जब इंडिया गठबंधन के साथ आपने घटनाक्रम बता दिया, लेकिन जब एनडीए गठबंधन की बात आप करेंगी तो ओम प्रकाश राजभर जी के वक्तव्यों को आप नहीं भूलना चाहिए आपको। तो हमारे नेता ने तो एक शब्द का इस्तेमाल किया, ओम प्रकाश राजभर ने तो गालियां तक बकी, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए भी उन्होंने बड़ा अपशब्द कहा, मोदी जी के लिए भी अपशब्द कहा। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी उनको दोनों बाहें फैला के गले लगाई हुई है। देखिए ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन मर्यादा में रह करके ही हमारे नेता ने ये बात कही थी। ठीक है, लेकिन हम लोग खुले मन से और बड़े ही उत्साह पूर्वक ढंग से जो भी हमारा उपचुनाव सामने दिख रहा है या जो भी अन्य राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम लोग यही प्रयास हमारा है कि इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एक साथ यूनाइट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सत्ता है, जो झूठ के बुनियाद पर बनी हुई सत्ता है, जो कि पेपर लीक वाली सत्ता है, जो कि अग्निवीर देने वाली सत्ता है, जो कि महंगाई बेरोजगारी देने वाली सत्ता है, इस सत्ता के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करें। ठीक है रितु चौधरी जी, चलिए अब आरपी सिंह जी और रितु चौधरी जी को फ्रेम में लेकर आइए। रितु चौधरी जी सीधा सवाल, ये जो फहरिस्त चल रही है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वन मैन पार्टी बन गई है कांग्रेस पार्टी, ये पहला सवाल नहीं खड़ा हुआ है ना? पंजाब में भी कुछ यही दुर्गति हुई कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा में भी ऐसे ही सवाल खड़े हुए, अंदरूनी घमासान मतलब हर राज्य में बनती हुई दिख रही है, हर राज्य में। तो कहीं तो लगाम कसेंगे आप, या अभी जीत का जश्न मनाते रहेंगे 99 सीटों का? देखिए रीमा जी, आपका दुख मैं भली भांति प्रकार से समझ पा रही हूँ। वन मैन पार्टी जो थी वो भाजपा पार्टी थी, जो कि एक फ्रेम में अपने जो है रक्षा मंत्री तक को घुसने नहीं दे रहे थे। वो आज पूरे गठबंधन के साथ जो है वो उनको फ्रेम में ले रहे हैं। जिस माला में जो है उनके जो है गृह मंत्री तक घुस नहीं सकते थे, आज उसमें पूरा गठबंधन घुसा हुआ है। जो एकला चलो वाला नारा था, जो छाती पीट के बोलते थे कि एक अकेला हूँ, एक अकेला सब पे भारी, वो जो है आज सबकी बारी आ गई है। अकेला सब पे भारी नहीं, अब सबकी बारी। 1/3 प्रधानमंत्री जो है, अब उनको कहा जा रहा है कि वो मोदी जी अब 1/3 प्रधानमंत्री जो है एक अकेला वाला चला गया। और जो वो कह रहे थे कि मैं तो बायोलॉजिकल हुई नहीं, आज तो नीतीश जी ने उनका हाथ पकड़ के देखा तो बायोलॉजिकल ही निकले। और दूसरी बात जो आप हमें जो शिक्षा दे रही है कि वन मैन पार्टी हो गई है। अरे भाई मैं नहीं कह रही हूँ, ये किरण चौधरी ने कहा है, मैं क्यों बोलूंगी आपको? मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ जो उन्होंने कहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वन मैन पार्टी है ये, इसलिए मैं निकल रही हूँ पार्टी से। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो संविधान की रक्षा करती है, जो लोकतंत्र की रक्षा करती है। और हमारी पार्टी में लोकतंत्र चलता है। हमारी पार्टी में कोई फैसले इस प्रकार से नहीं होते कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो है वो जो है फैसले ले ले। रितु जी एक मिनट, रितु जी ये मेरे ख्याल से आपने अब थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी के ऊपर वो फैसला छोड़ा हुआ है कि उनको विपक्ष के नेता का पद लेना है या नहीं लेना।
पार्टी डिसाइड कर चुकी है, पार्टी की कमेटी डिसाइड कर चुकी है, पार्टी के शीर्ष नेता डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन डिसीजन राहुल गांधी पर छोड़ा गया है। इसलिए ये आपने थोड़ा ज्यादा बोला कि पार्टी में सब कुछ जो है वो इस तरह डिसाइड होता है। राहुल गांधी के फैसले राहुल गांधी लेते हैं, कब उनको सांसद बनना है, कब उनको लड़ना है, किस सीट पर लड़ना है, किस सीट को छोड़ना है, ये फैसले राहुल गांधी लेते हैं। इसलिए ये मत कहिए ये फैसले कौन लेता है, नहीं लेता है, सबको पता है। रीमा जी तो आपने खुद का ये बयान कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अभी तो आपने कहा कि पार्टी फैसला ले चुकी है, अभी आपने कहा ना कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी फैसला ले चुकी है। पार्टी फैसला ले चुकी है कि राहुल गांधी तय करेंगे कि उनको क्या करना है। देखिए ये तो हर व्यक्ति की, ये तो नैतिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। ठीक है, तो कोई पार्टी तो इसीलिए किरण चौधरी ने वन मैन पार्टी कहा था, इसी वजह से कहा था, मैं वही बताना चाह रही थी आपको। तो आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट तो खुद ही कर रही है ना। आप खुद कह रही है कि पार्टी का फैसला है, तो पार्टी का फैसला जो रहेगा तो पार्टी का फैसला अगर है तो राहुल गांधी पर क्यों छोड़ा गया? सवाल ये था ना। फिर पार्टी ने तय कर लिया तो राहुल गांधी को मानना चाहिए। देखिए आप तो बहुत जल्दबाजी में है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो शपथ होनी बाकी है, अभी तो विश्वास मत होना बाकी है, अभी तो स्पीकर का होना बाकी है, पहले ये तो हो जाने दीजिए। अच्छा उसके बाद तय होगा। ठीक है आरपी सिंह जी जवाब दे। ओके आरपी सिंह जी, ठीक है आरपी सिंह जी। देखिए ये लोग अपने परिवार से आगे सोचने वाली पार्टी नहीं है। अगर वायनाड छोड़ना है तो प्रियंका वाड्रा लड़ेगी, वहां पर और कोई कार्यकर्ता नहीं है। केरला कांग्रेस पर और कोई व्यक्ति है नहीं जो वहां पर चुनाव लड़ सके। अगर अमेठी छोड़ना है तो परिवार का एक व्यक्ति लड़ेगा, परिवार होता जो परिवार की सेवा करने वाला व्यक्ति लड़ेगा। रायबरेली होगा तो सोनिया गांधी हैंड ओवर करके जाएंगी। तो ये पूरी पार्टी एक डाइनिंग टेबल की पार्टी है जो 4-5 लोग बैठकर आपस में जाकर देते हैं, उनमें राहुल गांधी लीड करते हैं और वही पार्टी पे सब कुछ करती है। तो जो मूल बात है वो मूल बात ये है, मैंने जो शुरू में कही थी कि ये 5 साल तक इसी भरोसे में रहेंगे कि शायद ये कहीं लूथड़ा नीचे गिर जाएगा, मीट का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा तो हमें मिल जाएगा। आप 5 साल तक इसी भरोसे में रहेंगे। हाँ, काट की हड्डी आपकी यूपी में चढ़ गई, एक बार चढ़ गई, अब दोबारा चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से लोगों को वहां पर कटा कर 8500 रुपए महिला को हम दे देंगे, हर महिला को दे देंगे। आज महिलाएं आके दरवाजे पर रितु जी आरपी सिंह जी ने जो बात कही, एक मिनट दे दीजिए। बोलिए। इस प्रकार से आपको समाज को बांटने की कोशिश करी, इस प्रकार से आपने अपने में मैनिफेस्टो में कहा कि हम देश के अंदर शरीयत लागू करेंगे, उसके चलते हुए आपने मुसलमानों को वो कंसोलिडेट किया। हमने मानते हैं आप उससे कामयाब हुए क्योंकि आपने कहा शरीयत लागू करेंगे, आपने कहा ट्रिपल तलाक वापस लेकर आएंगे, आपने कहा 235 से हम वापस लेकर आएंगे। आपने और बॉर्डर पार से भी सहयोग ले लिया। फवाद चौधरी ने लगातार वहां पर दुआ मांगी और लगातार कहा कि हाँ यहाँ पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो एक मैसेजिंग थी आपकी एक वोट बैंक को लेकर, वो आप कामयाब हुए, हम मानते हैं। और आपने जो हिंदू समाज में ये कहकर कि हम आपको 8500 रुपए महीना देंगे लालच किया और हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करी जातियों के नाम पर, ये एक बार चलती बात। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं आपसे भी वही बात कहूंगी कि नतीजे आ चुके हैं, जनता ने मैंडेट दे दिया है, अब आगे के जो चुनाव है, आगे की जो बातें उस पर की जाए। लेकिन रितु चौधरी जी, अशोक यादव जी और संजय गुप्ता जी, आप तीनों के लिए ही ये बात है जो आरपी सिंह जी ने कही। परिवारवाद, समाजवादी पार्टी में देखें तो मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव पार्टी के सर्वे सर्वा। कांग्रेस पार्टी में देखें तो राहुल गांधी सीट छोड़ेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी सीट छोड़ेंगी तो राहुल गांधी। और संजय गुप्ता जी, सारी फसाद की जड़ भी तो यही हुई ना आपकी पार्टी के टूटने की वजह भी, कि पार्टी में कुछ और नेता थे जो आगे बढ़ते थे और बहुत सीनियर थे, लेकिन आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाने की वजह से उन पार्टी के नेताओं को किनारे लगाया गया और वो लोग अलग हो गए। तो तीनों ही पार्टियों में एक चीज कॉमन है। संजय गुप्ता से शुरू करूंगी मैं। देखिए ये अक्सर परिवारवाद करते रहते हैं। इस देश की जनता ही चुनती है, किसी को भी विधायक या सांसद ऐसा नहीं है कि उनको कोई बाहर से पाकिस्तान से चुनता है या परिवार के लोग चुन देते हैं। जिस तरह से वो लोग महान है जो अपने परिवार को छोड़ करके इस देश की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग भी महान है, बल्कि उनसे ज़्यादा महान है जो परिवार में रहते हुए अब इस देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने परिवार से खड़ा कर दिया तो वो जीत जाएगा, इस देश की जनता ही उसको चुनेगी। ये परिवारवाद क्या लगाते रहते हैं आप? इस देश की जनता के ऊपर आरोप लगाते हैं आप। देश की जनता चुनती है किसी को भी, और एक प्रक्रिया है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। विधायक दल की बैठक के अंदर इस बात को डिसाइड किया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि अपने घर बैठ करके कोई डिसाइड कर लेगा और वो विधायक
इस देश की जनता ही चुनती है, प्रदेश की जनता चुनती है। क्या परिवारवाद लगाते रहते हो बार बार? ये कुछ परिवारवाद नहीं है आपके ऐसे तो मैं आपके पार्टी के बहुत से एग्जांपल है, अगर देने लग जाए तो कितने लोग हैं ऐसे जिनको आप उन्हीं के परिवार के लोगों को देते हैं टिकटे, बहुत से लोग हैं ऐसे। ये परिवारवाद छोड़ दीजिए आप, ये बिना बात की बातें करना। और ये घोटाले जो ठाकरे को क्या वहां के विधायकों ने चुना था किनको मंत्री बनाना है? क्या किनको उनको नंबर 2 का मंत्री बनाना? क्या ऐसा वहां के विधायकों ने तय किया? आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सिर्फ, आपने शिंदे जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? आप मुझे एक बात दे दीजिए। नहीं, मुझे आप कि 288 सीट पर शिवसेना अकेली लड़ेगी ऐसा उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, हाँ या ना? ऐसे तो मैं 400 सीट में 400 पार कह दूंगा। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद क्यों दिया, और जबकि 30 साल पुराने विश्वासपात साथी को आपने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया? बताइए क्यों दिया आपने? क्या उद्धव ठाकरे ऐसा बयान दे चुके हैं, हाँ या ना? क्या उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि 288 सीट पर वहीं अटके रहिए आप, वहीं अटके रहिए। बैसाखियों पे खड़ी है आपकी सरकार। हमारे जैसे विश्वासपात साथी नहीं मिलेंगे आपको दोबारा। जिस वक्त अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस वक्त फर्ज था आपका कि ठाकरे परिवार को बना के लाते और अपने साथ खड़ा करते, लक्ष्मण और राम की भूमिका को निभाते। तब जानते हैं आपको, इसीलिए हार गए आप अयोध्या, इसीलिए हार गए आप अयोध्या। ये नई बात बता रहे हैं आप संजय गुप्ता जी कि उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया प्राण प्रतिष्ठा में, इसलिए अयोध्या हार गए। नहीं, बुला के लाने की बात ये है। बुलाया नहीं, बुलाया गया था, लेकिन 2 दिन पहले निमंत्रण आया सिर्फ। एक मिनट, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ उसमें उद्घाटन में तो 2 दिन पहले दिया, क्योंकि हम कहीं और अपना कार्यक्रम रख चुके थे, तो हम कैसे जाते। लेकिन जो बीजेपी की भूमिका होनी चाहिए थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भूमिका होनी चाहिए थी, वो ये होनी चाहिए थी, ठाकरे परिवार को मना के लाते। उन्हें बाला साहब की वो बात याद आनी चाहिए थी कि जब बाला साहब ने कहा था गुजरात के दंगों के बाद कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो गुजरात गया, और हमारे टाइगर है प्रधानमंत्री नरेंद्र, कई बार बोला बाला साहब ने कि हमारे टाइगर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। इस बातों को भूलना नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे को देखनी चाहिए ना ये बात। फिर ये बात है, क्या मांगा था बाला साहब ने? बाला साहब ने सिर्फ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अपने पास चाहा, और उसी पद चिन्हों पे है उद्धव साहब, किसी और पद चिन्हों पे नहीं है। वो एक बात जो कह रहे हैं, अभी आगे की तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो 288 सीटों पर कांग्रेस के साथ रुकेंगे आप लोग, लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? एक सवाल ये खड़ा होता है ना, आगे की राजनीति पर बात कीजिए। अब वो तो अभी महाराष्ट्र सरकार का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कितनी मतलब उसमें 50-50 चांस है क्या? आप उद्धव ठाकरे से बड़े हो क्या? आपके पार्टी की नेता ने कहा कि हम 288 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ तो लड़ लेंगे, क्या बात है जिसमें, जब उन्होंने कहा। चलिए ठीक है, ओके रितु जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन ब्रेक से पहले रितु जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा बेटे जिनके हैं भूपेंद्र हुड्डा के, हरियाणा में जो कुछ हुआ किरण चौधरी ने उनको जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने बेटे को एक सीट पर वो जिताना चाहते थे, बाकी किसी सीट पर उनका कोई मतलब नहीं था, बाकी हर सीट को वो हारना चाहते थे। अब अगर इस तरह के परिवारवाद का आरोप आप ही की पार्टी की नेता निकल करके लगा रही हैं, तो उस पर तो कहीं तो चिंता की बात है वो, या नहीं है? देखिए, जिन्होंने इल्जाम लगाया है, जो ये आरोप लगा रही है, वो किसके लिए टिकट मांग रही थी? वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए मांग रही थी ना, तो परिवारवाद वहां नहीं था। और अब भाजपा के श्रुति चौधरी को टिकट नहीं देगी, इसी शर्त पे तो इनका जो है जो डील हुई है, तो वो जो है परिवारवाद की बात कर कौन रहा है? आपके पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है क्या? अश्विनी वैष्णव कौन है? तमाम आपके नेता जो हैं जिनको टिकट दिया, अनुराग ठाकुर कौन है? ये सब परिवारवाद नहीं है तो क्या है? और जो परिवारवाद के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं किरण चौधरी जी, वो खुद जो है अपनी बेटी को जो है राजनीति में आगे बढ़ाना चाहती है, हालांकि वो नहीं हो पाया उनसे, वो अलग बात है। लेकिन उनकी बेटी तो पहले भी सांसद रह चुकी है ना, ऐसा तो है नहीं कि उनकी बेटी अचानक से फ्रेम में आ गई, अचानक से पिक्चर में आ गई और अचानक से टिकट मांग लिया गया। वो तो नेता है, ऑलरेडी नेता है। आपको यहाँ पर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो या तो फिर परिवारवाद का आप आरोप लगाइए, अगर आरोप लगा रहे हैं तो फिर आप खुद भी तो कटघरे में खड़े हैं ना। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ओके, आ रही हूँ खुद भी तो कटघरे में। ठीक है, आपकी बात पर आती हूँ, आगे रिएक्शन लेती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब देख रहे हैं 5 की पंचायत। अशोक यादव जी, सीधा सवाल आपसे क्योंकि वक्त की बात है। अब क्या कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिसको आपने बैसाखी दी उत्तर प्रदेश में, जो बात कांग्रेस से निकलकर नेता कह रहे हैं? देखिए रीमा जी, अगर सच्चाई पूछेंगी तो डूबता हुआ जहाज आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी। इसका जीता जागता उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश से लेकर के समूचे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी हैं, उनके यहाँ से हुई। आपको याद होगा 4,79,000 वोटों से काशी की जनता ने जिताई थी उनको 2019 में, और वही जनता 1,52,000 से जिताई। मतलब 3,27,000 लोगों ने भाजपा में विश्वास उनका डिगा है। उन्होंने मोदी जी के खिलाफ वोट दिया है। अयोध्या जो कि इनकी मतलब हर्ट था एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अयोध्या वासियों को भी लग गया कि ये लोग बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, लोग जब 400 पार का नारा देते थे, बड़ी मुश्किल से 200 पार कर पाए। तो डूबता हुआ जहाज कौन? हमारे 7 बागी लोग गए थे इनके साथ ना, हमारे 7 बागी विधायक गए थे। लेकिन देखिए ऐसा डूबता हुआ जहाज की आपको जीता जागता एग्जाम्पल कि 7 ने अपनी अपनी विधानसभाओं में बुरी तरह से पराजय झेली है, बुरी तरह से लोकसभा में। और आज के डेट में समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी तैयारी में है। खैर वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको कहूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में डूबता हुआ जहाज है। पूरे हिंदुस्तान में मैं बताऊं जिस तरह से इन्होंने इनकी नीतियां जो रही हैं। अच्छा ठीक है, उम्मीद किससे है फिर? देखिए उम्मीद क्या है, उम्मीद में इंडिया गठबंधन है, ये पूरा देश जानता है। और देश की जनता ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन के समर्थन में इतना बड़ा मैंडेट दिया। इतना बड़ा मैंडेट मतलब इतना बड़ा मैंडेट किसको बोल रहे हैं आप लोग? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सरकार बनाने का मैंडेट दिया क्या? देखिए सरकार बनाने का मैंडेट तो मोदी जी को बोलते हैं कि किसी को चुना जाए कि आप आइए और सरकार बनाइए। ये मैंडेट किसको दिया है? एक बार ये बात क्लियर हो जाए। आज जब से रिजल्ट आए हैं आप लोग एक ही बात कर रहे हैं, मैंडेट दिया, मैंडेट दिया। मतलब मैंडेट किसको दिया है भाई? 300 सीटें किसकी आई है? एनडीए की। रीमा जी मुझे बताने दीजिए, मैंडेट जनता ने मोदी जी के खिलाफ दिया है, उनको सरकार बनाने के खिलाफ देते तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनते फिर? वो जो देखिए बैसाखी ये नैरेटिव है मेरे ख्याल से आप लोग जो चला रहे हो ना। पे माननीय मोदी जी बैसाखी पे प्रधानमंत्री बने हैं। जब वो कहते थे रीमा जी, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में, कि विपक्ष को मुजरा करना पड़ता है, तो आज अरे अशोक यादव जी एक सेकेंड, अशोक यादव जी, बहुत सारे करोड़ों लोग ये चैनल देख रहे हैं और ये शो देख रहे हैं। आप जो बात कह रहे हो बैसाखी पर है या जो भी है, आपने जो वर्ड्स का यूज इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है राहुल गांधी अपने दम पर प्रधानमंत्री बन जाते 99 सीटों पर? क्या आपको लगता है अखिलेश यादव अपने दम पर प्रधानमंत्री बन जाते? आपको लगता है ममता बनर्जी बन जाती बिना बैसाखी के? और बैसाखी जितना भी तो वोट नहीं आया है ना, तो कहां से बैसाखी आप लोग करते हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूं। जब से चुनाव का नतीजा है आप लोग एक ही बात बोल रहे हैं भाई, जिसके फेवर में जनता ने वोट दिए, जिसको सीटें दी, उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अब रीमा देखिए पूरा देश जानता है, रीमा जी पूरा देश जानता है कि मोदी जी की नीतियों में जनता ने विश्वास व्यक्त नहीं किया है। फाइनल कमेंट ऋतु जी, फिर अंत में आरपीसी जी। सत्य है। ओके ऋतु जी, फाइनल कमेंट चलिए। रीमा मैं आपकी शंका दूर कर देती हूँ। आपने कहा कि राहुल गांधी अकेले दम पे तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं और जो है मैंडेट हमें नहीं मिला है, आप ऐसा बोल रही हैं। तो मैंडेट तो मोदी जी को भी नहीं मिला है, वो तो 400 पार का दावा कर रहे थे। एनडीए को तो मिला है, एनडीए को तो मिला है, लेकिन इंडिया अलायंस को नहीं मिला। रीमा सुनिए, बात सुनने का धैर्य रखिए। अरे मुझे पूरा धैर्य है, लेकिन आप लोग आंकड़ों पर बात नहीं करते हैं, दिक्कत ये है। फैक्ट्स पर बात नहीं करते हैं। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। फैक्ट्स पर बात कीजिए ना। फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। जो बैसाखी आज मोदी जी लेकर चल रहे हैं नीतीश और नायडू की, वो तो अस्थिर है। वो कब इंडिया अलायंस? ऐसा आप कह रही हैं, ऐसा आप कह रही हैं ना। नीतीश कुमार ने ऐसा बोला ना नायडू ने ऐसा बोला। आरपी सिंह जी फाइनल कमेंट। ओके देखिए रीमा, ये असल मैंने जो शुरू में बात की, मैं वापस रिपीट करता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये 5 साल तक किसी प्रकार रहेंगे, ये 5 साल तक किसी होप में लगे रहेंगे, शायद अभी कुछ हो जाएगा, होने वाला नहीं। 5 साल तक मोदी की सरकार चलेगी
एनडीए की सरकार चलेगी और डट के चलेगी और जन कल्याणकारी नीति को चलेगी। और इनकी जो 5 पार्टी महीने हार्दिक चला उत्तर दी प्रदेश बात में पे इतना चढ़ गई, अब वो दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। अब की बार चढ़ने वाली नहीं है, तो लोगों को समझ लग गया ये बेवकूफ बनाकर झूठ बोलकर झूठ परोस कर इन्होंने चुनाव जीत लिया। वो जो 8500 रुपए हर महीने का वादा, लाख रुपए साल का वादा किया है, वो होने वाला नहीं है। अभी की हालत है, नाटक डीजल और पेट्रोल का दाम तक बढ़ा दिए इन्होंने, इसलिए क्योंकि ये वादे के थे, वादा पूरा चलिए ठीक है, ओके, समय आज मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, आप सबको मुझे रोकना होगा। सभी लोग आप 5 की पंचायत में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए जब मुद्दा आगे की राजनीति का अब है और सवाल भी आगे की राजनीति का है, तो मुद्दे और सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ाने चाहिए। मैंडेट जनता दे चुकी है, उसके बाद अब जो उलटफेर चल रही है, अगर पार्टियों में से लोग निकल कर एनडीए की तरफ या बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? जबकि नैरेटिव ये बनाने की कोशिश है कि बैसाखी की सरकार है, प्रधानमंत्री के खिलाफ ये मैंडेट है, तो फिर आखिर क्यों अभी भी लोग छोड़ आपकी पार्टियां बीजेपी में या एनडीए में जा रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद विचार होना बहुत जरूरी है। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी।